हेलो एवरीवन। सो हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री से तीन प्लेस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। आधार हाउसिंग फाइनेंस, एप्टस वैल्यू एंड इंडिया शेल्टर फाइनेंस। आधार एंड एप्टस का रिजल्ट कौन कॉल दोनों चीजें लास्ट वीक हो चुकी है, बट इंडिया शेल्टर का अभी रिजल्ट आया है। कौन कॉल इनका मंडे को होगा, लेकिन रिजल्ट में कैसे नंबर्स हैं, कैसा आउटलुक लग रहा है आगे का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे तीनों प्लेयर्स का। सो आधार से स्टार्ट करते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस जो है ये पहले डीएचएफएल होता था, इसका नाम चेंज हुआ है, लेकिन प्रोमोटर्स भी चेंज हो गए। आई मीन वो पूरा जो इशू था इनका पिछले प्रोमोटर के साथ में, वैसा कुछ भी नहीं है। एक तरीके से न्यू कंपनी बोल सकते हैं। ब्लैकस्टोन इसका प्रोमोटर है। सो इस अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर आधार हाउसिंग जो है वो सबसे बड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ एयूएम। आई थिंक 25,000 करोड़ के आसपास का एयूएम है इस कंपनी का। एंड वैसा ही है, मतलब सेम इनका प्रोडक्ट मिक्स रहता है। कंपनी होम लोन भी देती है और साथ में जो आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है या एमएसएमई जिसको बोलते हैं, वो वाला प्रोडक्ट भी कंपनी करती है। तो आधार का अगर हम Q4 का रिजल्ट देखें ओवरऑल, सो 74% लोन बुक है इनका होम लोन का। बाकी 25-26% जो है वो कंपनी अदर मॉर्टगेज प्रोडक्ट्स देती है, जिसमें एसएमई, एमएसएमई, लैब प्रोडक्ट आता है। एयूएम का ग्रोथ कितना है? 21%। एंड अगर हम बुक का साइज देखें तो 25,000 करोड़ का लोन बुक कंपनी क्रॉस कर चुकी है। देन डिसबर्समेंट ग्रोथ कंपनी का पूरे साल में 16% के आसपास आया है। ईल्ड अगर आप देखोगे आधार का, सो ईल्ड, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ये दोनों चीजें पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली नीचे आ रही है कंपनी की। ईल्ड भी 14% से 13.9 आ गया है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कंपनी का 8% से 8.2% पे आ गया है। तो ईल्ड आपका घटेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगा, तो किस पे इंपैक्ट पड़ेगा? आपके स्प्रेड के ऊपर। सो जो स्प्रेड इस कंपनी का 6% होता था, अब 5.7% के आसपास आ गया है। एक चीज अगर हम और ऑब्जर्व करें तो आधार का जो ईल्ड है और जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, ये दोनों एक्चुअली होम फर्स्ट से बेटर है, जिसकी वजह से इनका स्प्रेड भी अच्छा लगता है। एंड इसके दो रीजन मेन है। पहला तो इनका अगर आप प्रोडक्ट मिक्स देखोगे तो कंपनी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर जो एमएसएमई प्रोडक्ट है वो 25% है इनके टोटल लोन बुक का। होम फर्स्ट ने अभी उस प्रोडक्ट को ग्रो करना जस्ट स्टार्ट किया है, अभी 15% है। सो इसलिए ईल्ड थोड़ा सा कम है होम फर्स्ट का। दूसरा एक रीजन ये इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग अच्छा होने का एक रीजन ये है कि आधार का अगर आप बुक का साइज देखोगे तो 25,000 करोड़ है। तो जो क्रेडिट रेटिंग है आधार की वो अच्छी है इन कंपैरिजन टू होम फर्स्ट, क्योंकि होम फर्स्ट ऑलमोस्ट 50% उसका बुक साइज कम है अगर हम आधार से कंपेयर करेंगे। तो अगर आपका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा तो आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी और अच्छा हो जाएगा। सो ये दो मेन रीजन है जिसकी वजह से इनके स्प्रेड, हालांकि डायरेक्शन तो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन होम फर्स्ट से कंपेयर करें तो अच्छे स्प्रेड और ईल्ड वगैरह के नंबर है कंपनी के। देन एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल है। ग्रॉस एनपी अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली इंप्रूव हो रहा है। इस क्वार्टर में भी लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। कॉस्ट टू इनकम भी कंपनी का इंप्रूव हो रहा है। तो एक्चुअली इन्होंने गाइडेंस दिया था कि अगले 2 साल में हम हमारे कॉस्ट टू इनकम को 150 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव करेंगे, लेकिन आप देखोगे तो इसी साल लगभग 120 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, यानी गाइडेंस से बेटर एग्जीक्यूशन है। और इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी ग्रोथ है, 22% के आसपास का पैट का ग्रोथ है। आरओए भी कंपनी का इंप्रूव हुआ है 4.3% पे। आरओई का नंबर भी 16% टच कर रहा है आज के टाइम पे कंपनी का। सो रिजल्ट नंबर्स वगैरह ओवरऑल अगर हम देखें तो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन कॉन कॉल की अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या गाइडेंस वगैरह दिया है, सो एक तो इन्होंने ग्रोथ का गाइडेंस सेम मेंटेन रखा है। 21% का ग्रोथ कंपनी टारगेट कर रही है FY26 के लिए भी। देन जो रेट कट्स वगैरह अभी हुए हैं रिसेंटली, उसमें मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा जो 79% जो बोरोइंग बुक है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर है, लेकिन 76% हमारा एसेट बुक भी फ्लोटिंग रेट पे है। तो जो भी बेनिफिट हमको मिलेगा हमारे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के अंदर, वो हमको पास ऑन करना पड़ेगा हमारे कस्टमर्स में, यानी कोई स्प्रेड या मार्जिन में एक्सपेंशन नहीं होगा हमारा रेट कट की वजह से। तो ये एक इन्होंने इनसाइट शेयर किया। तीसरा, अगर हम क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखेंगे आधार का, तो वाई वाई लेवल पे क्रेडिट कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ऐसा कोई एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है। सो वो इंक्रीज इसीलिए हुआ है बिकॉज स्टेज 2 के जो इनके एसेट है, 3 एसेट्स होते हैं, 3 स्टेज होता है। स्टेज 1 होता है जिसमें आप सबसे कम प्रोविजन करते हो, वहां पे आपका जो रीपेमेंट है कस्टमर का वो टाइम पे आता है। स्टेज 2 एसेट होता है जहां पे कस्टमर पे थोड़ा सा आपको आई मीन रिस्क लगता है कि कस्टमर में भी डिफॉल्ट कर सकता है, तो उसमें जो प्रोविजन है वो आपको थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है इन कंपैरिजन टू स्टेज 1। और तीसरा स्टेज होता है जहां पे आपका एनपीए हो गया है, तो वहां पे तो आपको ऑफकोर्स ज्यादा प्रोविजन करना पड़ता है। तो इनका जो स्टेज 2 एसेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, इस वजह से प्रोविजन बढ़ा है। तो स्टेज 2 इनका इस वजह से इंक्रीज हुआ एक्चुअली कि कोविड का जो टाइम था वहां पे आपने देखा होगा आरबीआई ने बहुत सारे लेंडर्स को बोला था कि वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग करने को अपने कुछ कस्टमर्स को। वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर्स को बोलते हो या तो आप अपना लेंडिंग रेट, जो इंटरेस्ट रेट है उसको हम आपका कम कर देते हैं, या फिर जो आपका लोन का टेन्योर है उसको बढ़ा देते हैं। तो उस तरीके से आप रीस्ट्रक्चरिंग करते हो कस्टमर्स का। तो इन्होंने
वो जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग वाले जो कुछ कस्टमर्स थे उनको इन्होंने स्टेज 2 एसेट में डाला है। हालांकि उनसे रीपेमेंट टाइम पे आ रहा है कंपनी को, लेकिन जस्ट एज ए प्रिकॉशनरी उन्होंने इसको स्टेज 2 में डाला है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ गया कंपनी का। तो ऐसा कुछ एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक अकाउंटिंग चेंज आप बोल सकते हो, इस वजह से कंपनी का थोड़ा सा प्रोविजन बढ़ा है, क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है। अदरवाइज मैनेजमेंट का गाइडेंस अच्छा है, इनका कहना है कि कहीं पे भी कोई एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम हमको देखने को नहीं मिल रहा। सो ये ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने वही सेम मेंटेन करा है 21% का, और पैट का ग्रोथ का गाइडेंस भी सेम है 22% के आसपास का। तो ये ओवरऑल आधार का केस है। आई मीन अपॉर्चुनिटी वाइज देखेंगे तो कुछ खास ऐसा और लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी लगता नहीं है। 3 का प्राइस टू बुक है, बट लोन बुक का ग्रोथ वही 20-21% के आसपास है, वही आवास वाला स्टोरी है। इससे बेटर तो बजाज हाउसिंग लगता है, बिकॉज उसका लोन बुक का साइज आप देखोगे तो 1,15,1,20,000 करोड़ का लोन बुक है। स्टिल उसके उस बेस के ऊपर वो कंपनी 25-26% से ग्रो कर रही है, तो वहां बेटर ज्यादा अपॉर्चुनिटी लगती है। आधार आवास ठीक है, ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखेंगे बिकॉज इंडस्ट्री का इंसाइट मिलता रहेगा। दूसरे प्लेयर की बात करते हैं, एप्टस वैल्यू हाउसिंग। सो एप्टस वैल्यू को अगर आप देखोगे तो हमने लास्ट वीक होम फर्स्ट को डिस्कस किया था, एंड वहां पे हमने ये देखा था कि होम फर्स्ट का जो आगे का ग्रोथ गाइडेंस है उसको देखते हुए और उसका जो आरओई घटा है उस चीज को देखते हुए एप्टस होम फर्स्ट से ज्यादा बेटर प्ले लगता है। लेकिन ये जो हमारा डिस्कशन था ये एप्टस के Q3 परफॉर्मेंस के बेसिस पे था। अब इनका Q4 का रिजल्ट आया, तो ऑफ कोर्स जो हम बार बार डिस्कस करते हैं कि हर एक बिजनेस का जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो मेरे पुराने एनालिसिस को चेंज करेगा, इसीलिए तो हम ट्रैक करते हैं। वरना तो क्या पॉइंट है, एक बार बिजनेस को देखा, अब 1 साल बाद में देख रहा हूं, मुझे पता ही नहीं है कि बिजनेस में 1 साल के अंदर क्या चीजें चेंजेस हुई हैं। सो अब फोकस करना है कि एप्टस का Q4 का रिजल्ट वगैरह एंड ओवरऑल कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कैसा गाइडेंस दिया है। तो नंबर्स अगर आप देखोगे एप्टस के, तो लोन बुक का ग्रोथ 25% है। देन ब्रांचेस इन्होंने 38 ऐड करे हैं पूरे साल के अंदर। ग्रॉस एनपी आपको दिखेगा वाई वाई इंक्रीज हुआ है, लेकिन एसेट क्वालिटी स्टेबल है, एप्टस की भी एसेट क्वालिटी स्टेबल है। लास्ट क्वार्टर से ग्रॉस एनपी इंप्रूव हुआ है और प्रॉफिट में 23% का ग्रोथ है। नाउ एप्टस का एक्चुअली अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये कंपनी 80% के आसपास जो है वो होम लोन करती है, लेकिन बाकी का 20% ये एसएमईज को लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं। तो एसएमई लोन में आपका जो यील्ड है वो काफी अच्छा होता है, इसीलिए आपको दिखेगा कि एप्टस का यील्ड, एप्टस का मार्जिन, एप्टस का आरओए और एप्टस का आरओई, ये चारों चीजें एप्टस की इंडस्ट्री में प्रोबेबली सबसे बेस्ट है, सारे का प्लेयर से सबसे बेस्ट दिखेगा। आरओए आप देखो तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास टच कर रहा है, आरओई कंपनी का ऑलमोस्ट 20% टच कर रहा है। सबसे बेस्ट आरओई है प्रोबेबली इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर। तो रिजल्ट अगर हम देखें सो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं Q4 के अंदर। लेकिन अब नंबर का जो है वो एनालिसिस कैसे होता है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, बिजनेस ने पास्ट में कैसा बोला है और उसके इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स के साथ में कैसा कनेक्शन बैठ रहा है। अगर आप एप्टस का एयूएम देखो तो कितना दिखता है, 10,800 करोड़ का एयूएम है टोटल एप्टस का। आधार जो है वो 25,000 करोड़ पे है, होम फर्स्ट जो है वो 12,000 करोड़ पे है। तो दोनों होम फर्स्ट का ग्रोथ देखोगे तो 32% आया Q4 में, जबकि एप्टस से ज्यादा एयूएम बेस है उसका। तो एप्टस का जो 25% का ग्रोथ है, ये ग्रोथ ठीक है, लेकिन इसको बहुत अच्छा नहीं बोल सकते क्योंकि बेस छोटा है। तो ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है कि आप इससे फास्ट पेस पे ग्रो करो। हालांकि इनका गाइडेंस भी अगर आप देखोगे लास्ट कॉन कॉल में, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 28 से 30% के रेंज में ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन अगेन आप एग्जीक्यूशन देखोगे तो सिर्फ 25% का आया। ठीक है, एक आध क्वार्टर आपका मिस होता है, लेकिन एप्टस का अगर आप हिस्ट्री भी देखोगे पास्ट में, तो इनका गाइडेंस के साथ में थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी रहता है एग्जीक्यूशन में। जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन मिला था इसको, ऑलमोस्ट 5-6 के प्राइस टू बुक पे इसका स्टॉक ट्रेड करता था, बिकॉज मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हम 35 से 40% पे अपने लोन बुक को ग्रो करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसा होता था, बिलो 30% का। तो कंसिस्टेंटली इसके स्टॉक का बहुत अच्छा खासा डी रेटिंग हुआ है। अब अभी हालांकि कंपनी का गाइडेंस है 28-30%, लेकिन इस क्वार्टर में उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गाइडेंस इन्होंने मिस किया है। इसका क्लैरिफिकेशन दिया है मैनेजमेंट ने ऑफकोर्स कॉन कॉल के अंदर। मैनेजमेंट का कहना है कि जो आप हमारा डिसबर्समेंट का नंबर देख रहे हो वो एक्चुअली 11 मंथ का ही काउंट होना चाहिए, क्योंकि 1 मंथ हमने डिसबर्समेंट नहीं किया था, हमारा डिसबर्समेंट इफेक्ट हो गया था बिकॉज वो जो कलेक्शन जो आपका इलेक्शन का टाइम था, जो हीट वेव का टाइम था, उसकी वजह से हमारा डिसबर्समेंट इफेक्ट हुआ था। उसको एक्सक्लूड करके देखे तो हमारा डिसबर्समेंट का ग्रोथ है 18% और एयूएम का ग्रोथ भी थोड़ा और बेटर हो जाता है। सो ये इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है। बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए मैनेजमेंट अगेन सेम गाइडेंस मेंटेन कर रहा है, 28 से 30% का ग्रोथ का गाइडेंस है कंपनी का FY26 के लिए। अब ये ग्रोथ आएगा कहां से, तो एप्टस का अगर आप ब्रांच प्रेजेंस देखोगे तो ये कंपनी साउथ में ज्यादा प्रेजेंट है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, ये 3-4 स्टेट्स में कंपनी का मेन कोर एयूएम है। और अभी इन्होंने रिसेंटली महाराष्ट्र एंड उड़ीसा के अंदर एंटर करा है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि बेसिकली 3-4 तरीके हैं जिससे हमारा ग्रोथ आएगा 28-30% का इन FY26। सबसे पहला ग्रोथ आएगा न्यू ब्रांचेस
इन न्यू मार्केट, मतलब जो नए ब्रांचेस ही ओपन करेंगे आपका महाराष्ट्र उड़ीसा में, लगभग 10 ब्रांचेस ही ओपन करेंगे। दूसरा आपका ग्रोथ का लीवर हो जाएगा न्यू ब्रांचेस इन ओल्ड मार्केट, मतलब जहां पे इनकी ऑलरेडी प्रेजेंस है, ये साउथ में तमिलनाडु कर्नाटका वगैरह, सो वहां पे लगभग 40 के आसपास ये ब्रांच ऐड करेंगे, तो वहां से ग्रोथ आएगा। तीसरा इनका जो ग्रोथ लीवर होगा वो होगा रीसेंट ब्रांचेस जो इन्होंने ओपन करे हैं अभी 38-40 के आसपास FY25 में, ये ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे FY26 के अंदर। और चौथा ग्रोथ लीवर होगा कंपनी के लिए इनका डिजिटल वाला चैनल। आज के टाइम पे इनका जो डिजिटल चैनल है उससे 21% इनको कस्टमर एक्विजिशन होता है, मतलब जो सोशल मीडिया हो गया आपका, या एक इन्होंने ऐप डेवलप करा है बिल्डर कनेक्टर्स के लिए, वहां से कस्टमर ये अक्वायर करते हैं। तो कंपनी कह रही है FY26 में ये चैनल का कंट्रीब्यूशन 21 से बढ़ के 25% जाएगा, और मीडियम टर्म में इसको हम 30% लेके जाएंगे। तो ये मेन 3-4 लीवर्स होंगे जिससे हम ये 28 से 30% का ग्रोथ जो है वो अचीव करेंगे। देन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग की अगर हम बात करें, या इंटरेस्ट रेट जो कट हो रहा है उसकी एडवांटेज की बात करें, तो एप्टस को एक्चुअली उसमें एडवांटेज है, बिकॉज इनका 38-40% जो बोरोइंग बुक है वो फ्लोटिंग रेट के ऊपर है, और 80% जो एसेट साइड पे बुक है वो फिक्स रेट के ऊपर है। मतलब इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटेगा, लेकिन कस्टमर्स को वो बेनिफिट पास ऑन नहीं करना है कंपनी को एटलीस्ट अगले 1 साल तक। तो अभी FY26 में इनका जो स्प्रेड है वो इंप्रूव हो जाएगा, मार्जिन और इंप्रूव हो सकते हैं, तो वहां पे एप्टस को बेनिफिट मिलेगा, एक एडवांटेज मिलेगा। एंड आई थिंक इस पूरी इंडस्ट्री में शायद एप्टस को ही सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा इस पूरे केस की, अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट कट वाले सिनेरियो की बात करें। तीसरा अगर हम देखें तो कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस बिल्कुल सेम रखा है, 40 से 45 बेसिस पॉइंट का क्रेडिट कॉस्ट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि एसएमई लोन देते हैं, लेकिन एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल रहती है एप्टस की, और नेक्स्ट ईयर के लिए भी सेम गाइडेंस मैनेजमेंट ने मेंटेन रखा है। तो ओवरऑल अगर आप अपॉर्चुनिटी देखोगे एप्टस का, सो अगेन कंपैरिजन अगर हम करें होम फर्स्ट के साथ में, तो बेटर डील लगता है, बिकॉज होम फर्स्ट का जो प्राइस टू बुक है वो 4.10 के आसपास है। ग्रोथ का गाइडेंस उसने आगे के लिए घटा दिया है अभी, हालांकि एप्टस से बेटर है, लेकिन आगे का गाइडेंस उसने घटाया है। आरओई उस कंपनी का घट गया है क्योंकि फंड रेजिंग किया है उसने, तो अभी उनको आरओई को इंप्रूव करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। और एप्टस को आप इन तीनों चारों पैरामीटर पे देखोगे तो बेटर लगता है, क्योंकि कंपनी का कहना है नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक हमको फंड रेजिंग नहीं करना है, और हमारा जो आरओई अभी 19% है ये 22-23% तक जाएगा नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। प्लस इनका मीडियम टर्म का अगर आप गाइडेंस देखोगे, सो कंपनी का कहना है कि बाय द एंड ऑफ FY28 हमारा लोन बुक 25,000 करोड़ का होगा, अभी है 10,800 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 1.5x ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं अपने लोन बुक के अंदर नेक्स्ट 3 इयर्स में। तो ग्रोथ कैगर में देखो तो आप 32-33% का ग्रोथ कैगर बनता है, हालांकि एग्जीक्यूशन अभी उससे कम है, लेकिन आई मीन गाइडेंस अच्छा है कंपनी का, और इनके पास में वो लीवर्स हैं। आरओई ऑलरेडी 19-20% है, तो एक्सटर्नल फंडिंग के ऊपर जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम हो जाती है कंपनी की। तो ये सारे लीवर्स हैं, प्लस प्राइस टू बुक 3.6-3.7 है। सो ये सारी चीजें अगर हम देखें तो होम फर्स्ट से बेटर डील लगती है एप्टस के अंदर, ओवरऑल बिजनेस जो है वो सही डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ तीसरे प्लेयर की बात करते हैं, इंडिया शेल्टर फाइनेंस। और इंडिया शेल्टर फाइनेंस आई मीन हम बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी कंसिस्टेंट रहता है, लेकिन मार्केट ने वैसा रीरेटिंग दिया नहीं था इसके स्टॉक को। रिसेंटली अगर हम देखें 2-3 मंथ्स के अंदर तो एक ठीक ठाक रीरेटिंग देखने को मिला है। दो इश्यूज इनके बिजनेस में आए थे, एक तो इनका एनपी का इशू आया था जहां पे इनके जो एम्प्लॉयज वगैरह हैं वो सडनली स्विच कर गए थे दूसरी कंपनीज में, और उसकी वजह से थोड़ा सा एसेट क्वालिटी में प्रॉब्लम आया था। एनपी वाला इशू तो इन्होंने रिजॉल्व कर लिया, लेकिन एनपीए का नंबर और थोड़ा सा 30 डीपीडी का नंबर इस कंपनी का लास्ट क्वार्टर में भी इंक्रीज हुआ था। सो अब देखते हैं कि Q4 में उन सारे मैट्रिक्स पे प्लस बाकी के मैट्रिक्स पे कैसा परफॉर्मेंस है इंडिया शेल्टर का, एंड ओवरऑल आउटलुक भी देखेंगे कि आने वाले टाइम में कैसा इसका अपॉर्चुनिटी लगता है। सो इंडिया शेल्टर का अगर आप AUM देखोगे 35% की ग्रोथ है YOY, मतलब वही जो हम हर क्वार्टर में डिस्कस करते हैं कि पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ग्रोथ रेट, किसी भी प्लेयर से कंपेयर करो सबसे हाई पेस पे ग्रो करने वाला इंडिया शेल्टर ही दिखता है, 35% का ग्रोथ है। देन उसके बाद डिसबर्समेंट में 27% की ग्रोथ है। आई मीन आप बहुत सारे लेंडर्स को देखोगे FY25 में उनका डिसबर्समेंट इतने हाई पेस पे ग्रो नहीं हुआ है, किसी का 15%, किसी का 20%, लेकिन इंडिया शेल्टर का डिसबर्समेंट का ग्रोथ भी काफी अच्छा है, 27% का। पैट का नंबर अगर हम देखें तो 53% का ग्रोथ है, बहुत सॉलिड ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है इंडिया शेल्टर को। इंडिया शेल्टर एंड आपका एमएसएमई लेंडिंग स्पेस में SBFC फाइनेंस, दोनों को ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, बिकॉज दोनों का स्ट्रेटेजी सेम रहा है काइंड ऑफ। इनिशियली इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस किया है, 15, 16, 17 स्टेट्स यूटीज के अंदर इन्होंने ब्रांचेस वगैरह ओपन कर दिए। अब जो इंक्रीमेंटल ये ब्रांच ओपन कर रहे हैं वो उन्हीं मार्केट के अंदर कर रहे हैं, तो जो कॉस्ट है एक ब्रांच को रन करने की, मेंटेन करने की, वो ऑटोमेटिकली कम होती जा रही है कंपनी की, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है कंपनी को। बाकी और इनका पीएनएल एनालिसिस में भी डिस्कस करेंगे। देन Q4 में अगर आप पैट देखोगे तो 39% से ग्रो करा है,
यानी फोर्थ क्वार्टर में भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को, और आरओई का नंबर 16% क्रॉस कर चुका है। जब हम इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था, आरओई इसका 12-13% का होता था। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हर एक क्वार्टर में हमारा आरओई इंप्रूव होगा, और एग्जैक्टली वैसे ही एग्जीक्यूशन देखने को मिला है। 16% का आरओई कंपनी का क्रॉस कर चुका है। देन मैनेजमेंट वगैरह देखोगे तो ऑफकोर्स काफी एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, कन्विक्शन आता है, कॉन्फिडेंस आता है, बट वही जो हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसको बिल्कुल जर्नलाइज नहीं करना है। जो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो थ्योरी कर करके कितने सारे स्टॉक्स को पॉपुलर किया जाता है, उसको बेचा जाता है, वैसा वाला केस में हमको पढ़ना नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट कितना भी अच्छा हो, पास का ट्रैक रिकॉर्ड उसका कितना भी अच्छा हो, ये कभी भी गारंटी नहीं होता कि वो बिजनेस आगे भी अच्छा करता रहेगा। बिकॉज मैनेजमेंट क्या है, अल्टीमेटली ह्यूमन है, आपके मेरी तरह। सो मे बी पास्ट में अच्छा किया हो, मे बी आज अच्छा कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा उसका बहुत अच्छा ही टाइम चलेगा, हमेशा वो जो डिसीजन लेगा बिजनेस के लिए वो सही ही होगा। तो ऐसा अंधा होकर के इसके 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 चक्कर में नहीं पड़ना है। ओपन माइंड रखना है, एंड हर एक क्वार्टर में हमको ट्रैक करना है कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो उस पर ज्यादा फोकस करना है। इंडिया शेल्टर का ये एसेट क्वालिटी वाला जो हमने डिस्कस किया था कि इस पे एक इशू है, इस क्वार्टर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। अगर आप ग्रॉस एनपीए देखोगे इनका 1.2% से 1% पे ग्रॉस एनपीए आ गया, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है। देन डीपीडी का नंबर 30+ डीपीडी जो इनका लास्ट 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा था, इस क्वार्टर में एक बहुत शार्प इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 3.7% का डीपीडी 3.1% पे आ गया है। एक्चुअली ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, इनकी एसेट क्वालिटी में एक कॉमन ट्रेंड दिखेगा आपको। इनके जो कस्टमर्स होते हैं जो एक ईएमआई या 2 ईएमआई मिस करते हैं, जनरली वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बिकॉज इनका इनका जो कस्टमर बेस है, ये फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं, तो ये जो एसेट है ये बहुत प्रीशियस होता है इनके लिए। एंड किसी भी तरीके से कोई भी इनके इनकम में प्रॉब्लम आए, कस्टमर का हमेशा एफर्ट रहता है कि जो भी मेरा प्रायोरिटी है वो सबसे पहले मेरा होम लोन का ईएमआई प्रीपे करने को लेकर के है। तो बहुत कम ऐसा दिखेगा आपको कि कस्टमर 1-2 ईएमआई मिस कर रहा है और एनपीए में भी कन्वर्ट हो रहा है। मोस्टली जो है वो कंटेन कर लेती है ये सारी कंपनीज। इसका बिल्कुल अपोजिट होता है आपका माइक्रो फाइनेंस या अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के साथ में, जहां पे अगर कस्टमर ने एक ईएमआई मिस किया, बहुत हाई चांस है कि आगे चल के वो एनपीए में भी कन्वर्ट होगा। फिर लेकिन उसके कंपैरिजन में अगेन आपको ईल्ड भी अच्छा मिलता है अनसिक्योर्ड के अंदर। माइक्रो फाइनेंस में आप 25-30% तक का ईल्ड चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे जो आपका ईल्ड है वो मोटा मोटा 13-15% के रेंज में रहता है। तो अपना अपना रिस्क रिवॉर्ड है, लेकिन हाँ, इन कंपनीज का एसेट क्वालिटी जो है वो जनरली काफी स्टेबल दिखेगा आपको। एक और अच्छी चीज है इंडिया शेल्टर की, कलेक्शन एफिशिएंसी वापस से 100% आ गया। सो लास्ट 4 क्वार्टर्स का अगर हम देखें तो बेस्ट कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर आया कंपनी का इस क्वार्टर के अंदर। एसेट क्वालिटी पे यानी जो कंसर्न था वो कंपनी का काफी इंप्रूव हो गया Q4 में। ईल्ड अगर हम देखें इंडिया शेल्टर का तो 14.9% है, लेकिन कॉस्ट ऑफ बोरोइंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 8.7% का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो गया है, जो लास्ट 8.8% था। एंड आप देखोगे स्प्रेड भी इंप्रूव हो गया इसकी वजह से, 6.1% से 6.2%। नाउ ये वाले स्लाइड में हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज कहां से मिलता है। आप अगर देखोगे तो इनके ऑलमोस्ट 50% जो ब्रांचेस हैं वो अभी मेच्योर नहीं हुए हैं पूरी तरीके से, उनका फुल पोटेंशियल अभी तक आया नहीं है। जो ब्रांचेस अभी इस कैटेगरी में है अप टू 1 ईयर में, इनका पोटेंशियल है कि अगले 1 से 2 साल में इनका जो पर ब्रांच एयूएम है वो ऑलमोस्ट 2.5 टाइम तक ग्रो कर सकता है। एंड जो ब्रांचेस अभी 1 से 3 ईयर की कैटेगरी में है, उनका पोटेंशियल है कि पर ब्रांच एयूएम यहां से डबल जा सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैंने जो ब्रांचेस वगैरह ओपन कर दिए हैं, उसको जो मेंटेन करने का कॉस्ट है वो तो मेरा फिक्स रहेगा। रेंट मेरा हर साल बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मेरा हर साल बहुत तेजी से नहीं बढ़ता, स्टाफ की जो सैलरी है वो बिल्कुल डिपेंड करती है उनके प्रोडक्टिविटी के ऊपर। तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगा हर साल, लेकिन हर साल जो मेरा ब्रांच का जो एयूएम है वो ग्रो करता जा रहा है, वो 30-35% पे ग्रो करता जा रहा है। तो सेम कॉस्ट के साथ में मैं ज्यादा बिजनेस जनरेट कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा जो एक्सपेंस वाला पार्ट है वो कम होता जाएगा। वहां से ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है इस कंपनी को भी एंड एसबीएफसी फाइनेंस को भी, जो हम डिस्कस करते हैं। देन इनका प्रोडक्ट मिक्स अगर आप देखोगे तो 42% लैब था लास्ट ईयर, अब 43% हो गया है। कस्टमर मिक्स भी कंपनी का 75% ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, लास्ट ईयर ये 72% था। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज कंपनी ने टायर 3 सिटीज के अंदर 56% अपना लोन बुक कर दिया है, लास्ट ईयर ये 51% था। सो जितना ज्यादा आप डीपर लेवल पे जाओगे, टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज के अंदर, उतना ज्यादा आपको ईल्ड मिलेगा। प्लस जो आपके कस्टमर्स होंगे वो सेल्फ एम्प्लॉयड ज्यादा होंगे, बिकॉज उन सिटीज में ऑफकोर्स आपको सैलरीड कस्टमर्स कम मिलेंगे, जो जिनका छोटा सा कोई बिजनेस है, कोई छोटा सा शॉप रन कर रहा है, उस तरीके के कस्टमर्स ज्यादा होंगे। तो वहां पे आपको ईल्ड भी अच्छा मिलता है, एंड आपका जो कस्टमर प्रोफाइल है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
नाउ इनका पीएनएल देखते हैं मेनली। सो अगर आप Q4 का रिजल्ट देखोगे कंपनी का, जो नेट टोटल इनकम है उसमें 33% का ग्रोथ है। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सिर्फ 29% से इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। जो पीपीओपी है वो 36% से ग्रो किया है। दूसरा ऑपरेटिंग लेवरेज मतलब पैट को जो बूस्ट मिला है वो मिला है क्रेडिट कॉस्ट से। सो कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट है वो वाई लेवल पे 45% से कम हुआ है। अब ये क्रेडिट कॉस्ट क्यों कम हुआ है? बिकॉज हमने अभी इनका जो एसेट क्वालिटी का स्लाइड देखा था उसमें हमने देखा कि कंपनी का ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है और जो डीपीटी का नंबर है वो भी कम हुआ है। तो जब मेरा स्टेज 3 इंप्रूव हुआ है, जब मेरा स्टेज 2 इंप्रूव हुआ है, तो जो मुझे प्रोविजन करना होगा ऑफकोर्स उसको भी मैं राइट बैक करूंगा, मतलब प्रोविजन में वापस लूंगा। तो वहां पे मुझे क्रेडिट कॉस्ट में इंप्रूवमेंट मिलेगा और पैट में एक बूस्ट मिलेगा। तो तीन मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया शेल्टर का पैट ग्रोथ इतना अच्छा आया है। सबसे पहला ऑफकोर्स इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो कम हुआ है, जिसकी वजह से आप देखोगे फाइनेंस कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ कंपनी का। दूसरा, ऑपरेशन एक्सपेंसेस उतने ही है 29%, क्योंकि वही जो हमने डिस्कस किया, सेम कॉस्ट के ऊपर मैं ज्यादा बिजनेस जनरेट कर पा रहा हूं अपने ब्रांचेस के अंदर, तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज यहां से आया। तीसरा, जो मेरा क्रेडिट कॉस्ट है, मेरी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है, तो मुझे प्रोविजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो मैंने कम प्रोविजन किया जिससे मेरा पैड ग्रोथ और ज्यादा इंक्रीज हो गया। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें इंडिया शेल्टर के, ऑलराउंड रिजल्ट है। मतलब हर एक फ्रंट, जितने भी पैरामीटर होते हैं एक लेंडर के या एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के, आई थिंक सारे ही पैरामीटर पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, चाहे ग्रोथ हो, प्रॉफिटेबिलिटी हो, एसेट क्वालिटी हो, आरओई हो, यील्ड का नंबर हो, कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो, हर एक फ्रंट पे बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। एंड अगर आई मीन वही अपॉर्चुनिटी वाइज अगर आप देखोगे तो स्टॉक कभी भी प्राइस टू बुक जो है वो 3.3 3.4 के बीच में। होम फर्स्ट 30% के आसपास ग्रो कर रहा है, आगे का गाइडेंस इससे कम का है और प्राइस टू बुक है 4.10 का। एप्टस 25% पे ग्रो कर रहा है, प्राइस टू बुक है 3.7 का। बजाज फाइनेंस 25% पे ग्रो कर रहा है, प्राइस टू बुक है 5 का। और इंडिया शेल्टर 35% पे ग्रो कर रहा है, सबसे बेस्ट पूरी इंडस्ट्री में। आरओई का नंबर इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है एंड प्राइस टू बुक है 3.3 का। सो आई मीन वही री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी जो हमने इतनी बार डिस्कस करी है, बिल्कुल यहां से भी कंटिन्यू लगती है। इनका कॉन कॉल है एक्चुअली मंडे को, सो उसको मैं अटेंड करूंगा। अगर इन्होंने मैनेजमेंट ने कुछ बहुत आई मीन ज्यादा चेंज नहीं किया अपने कमेंट्री के अंदर, तो इनका कॉन कॉल हम नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे, बिकॉज पहले फोकस रहेगा जो कुछ रिजल्ट आना है कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का मंडे ट्यूसडे में, उनको डिस्कस करने का। लेकिन अगर इनका कमेंट्री कुछ ज्यादा चेंज हुआ कॉन कॉल के अंदर, तब तो ऑफकोर्स मंडे या ट्यूसडे में इस कंपनी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उसका चांस कम लगता है क्योंकि पिछले इतने सारे क्वार्टर से हम ट्रैक कर रहे हैं, तो जैसा इनका गाइडेंस रहता है वैसा ही परफॉर्मेंस है, ऑलमोस्ट बिजनेस उसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। सो ऐसा पॉसिबिलिटी कम लगता है, बाकी ऑफकोर्स ट्रैकिंग तो करना ही है हमको। एक और पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो इन्होंने लास्ट क्वार्टर में एक अपना मीडियम टर्म का गाइडेंस भी शेयर किया था। सो इंडिया शेल्टर का कहना है कि FY 2030 तक, यानी अगले 5 साल में हमारा जो AUM है, लोन बुक है, वो हम 30,000 करोड़ टारगेट कर रहे हैं। अभी कितना है? 8100 करोड़ के आसपास। नेक्स्ट 5 ईयर्स में 30,000 करोड़ का टारगेट है। तो अगर आप ग्रोथ कैगर देखोगे, 30% का ग्रोथ कैगर ये कंपनी टारगेट कर रही है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। सो अभी का एग्जीक्यूशन के कंपैरिजन में भी सबसे बेस्ट रेट पे ग्रो कर रहा है। फॉरवर्ड गाइडेंस भी अगर हम देखें तो चाहे होम फर्स्ट हो, आवास हो, आधार हो, बजाज हाउसिंग हो या एप्टस हो, इन सारे प्लेयर से आगे का गाइडेंस भी बेटर है कंपनी का। तो वही पॉइंट है कि हर एक फ्रंट पे काफी अच्छा लगता है। बाकी ट्रैकिंग इसका कंटिन्यू रखना है, कौन कॉल होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।